हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का चल रहा है उसका वीडियो नंबर 1 कवर किया था, जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले कर्वेचर के बारे में पढ़ा था, है ना। कर्वेचर में हम लोगों ने कुछ एक दो प्रूफ्स पढ़े थे जो हमें पता होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। और वो प्रूफ्स क्या थे? वो प्रूफ थे आपके, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था कि जो अ, कप्पा होता है जिसे हम कर्वेचर बोलते हैं, कर्वेचर का फॉर्मूला होता है कुछ। क्या फॉर्मूला होता था? कर्वेचर का फॉर्मूला आपको ये बताया गया था कि अगर आप जो वेक्टर हमारा है जिसको हमने 2 बार एस के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, उसकी मॉडुलस वैल्यू जो होगी, जो कि आप इसे इसके इक्वल भी कह सकते हो, ठीक है। एक्स डबल डैश आई और ये डैश है, दो डॉट प्रोडक्ट है डबल डैश आई के साथ। और ये एक्स डबल डैश आई क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्या होता है? तो यहाँ पे जो एक्स डबल डॉट है वो आप कह सकते हो कि डी बाई डी एस ऑफ एक्स डॉट कह सकते हो इसे आप एक बारी। और इसे आप ये भी कह सकते हो डी बाई डी एस ऑफ टी, है ना। तो इसे आप ये भी लिख सकते हो। एक रिलेशन और था, आपको बताना है कि जो हमारा एक्स डबल डॉट होता है, एक सेकेंड, एक्स आई डबल डैश, ये जो होता है हमारा, वो कप्पा के साथ एन, जो हमारा एन कैप होता है, एन कैप, जो हमारा एक्स डबल डैश जो होता है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होता है, वो हमारा एन कैप यानी नॉर्मल जो हमारा होता है, नॉर्मल मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल। 2 बार डिफरेंशिएशन जो होता है प्रिंसिपल नॉर्मल नॉर्मल के पैरेलल हो जाता है, और जब भी पैरेलल हो जाता है तो वो कप्पा टाइम्स के बराबर हो जाता है। मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक रिलेशन है, 3 रिलेशन है यहाँ पे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। आज एक बारी और आपको वो चीज़ें मैं दोहराने की कोशिश करता हूँ कि 3 ही चीज़ें पढ़नी है हम लोग को, टी जो कि हर जगह मिलेंगी। टी कैप पढ़ना है हमें, एन कैप पढ़ना है हमें, और एक और बी कैप पढ़ना है जो फर्स्ट चैप्टर में थी। इन तीनों को एक बारी मैं और डिस्क्राइब करता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग टॉर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वैसे ऐसे तो प्रैक्टिकल दिखाना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक कर्व है ऐसे बच्चों, ठीक, कर्व है हमारे पास, कर्व पे हमने बना दी एक टेंजेंट इस किसी एक पॉइंट पे, ठीक। लेट्स से ये हमारी एक टेंजेंट है, टेंजेंट मान लेते टेंजेंट है, इसको हमने टी, कर्व के अलोंग जो टेंजेंट होती है उसे टी कैप हमारी हो गई, ठीक। आई बात समझ में? अब इसी पे हम एक इसका ऑस्किलेटिंग प्लेन बनाते हैं जो इस टेंजेंट को रखेगी। एक हमने ऑस्किलेटिंग प्लेन बना दिया ऐसे करके, ठीक, ऑस्किलेटिंग प्लेन है। अब ऑस्किलेटिंग प्लेन हमारे पास मिल गई हमें, ये क्या है हमारा ऑस्किलेटिंग, ओ एस ओ पी लिखते थे ना हम लोग, ऑस्किलेटिंग प्लेन ओ पी। और ये टेंजेंट हमारी हो गई, ठीक है। टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, ऑस्किलेटिंग प्लेन मिल गया। अच्छा, इसके बाद जरा ध्यान से सुनिए, कोई भी एक लाइन है, उस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कई सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकते हैं, ऐसे ऐसे। और अगर आप देखें तो दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो चारों तरफ ऐसे भी बन सकती है 90 डिग्री, है ना। ऐसे भी अगर लेके आए, क्योंकि इस लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर, इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, किस पे, आई थिंक बात आपको समझ में आएगा। ये 3D में होता तो हम आपको अच्छे से समझा पाते हैं। वैसे देखिए, अब कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऐसे ही हमने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसमें 3D में आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये वाली, इसकी बात अगर करें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें और इसमें आपको दिखाएं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा होगा आपको। इस स्ट्रेट लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बच्चों, तो ये भी इसका परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाएगा, है ना। ये भी इसका परपेंडिकुलर है। और ये अगर मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करता, पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन खींचता, तो वहाँ से भी परपेंडिकुलर बन जाता। परपेंडिकुलर कितने बन सकते हैं? देखिए, किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, ठीक है। किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर कैन बी मेड, देखिए परपेंडिकुलर लाइन कैन बी मेड इनफाइनाइटली मैनी, है ना, मैनी।
लेकिन जो टेंजेंट बनेगी, बट टेंजेंट इज ओनली वन, बट टेंजेंट, अच्छा इसे परपेंडिकुलर केवल बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर ना बोल करके आप इसे नॉर्मल बोलो, ठीक है। और नॉर्मल किस पे बनता है, किसी एक टेंजेंट लाइन पे, किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। नॉर्मल जो लाइन होगी वो इनफाइनाइटली मैनी बन सकती है, लेकिन टेंजेंट विल बी ओनली वन, विल बी वन ओनली, केवल एक ही बन सकती है। अच्छा बात तो समझ में आ गई, ये दिमाग में रखना है आपको। अच्छा अब हमने क्या किया, ये जो हमारी टी वाली लाइन गई, टी कैप वाली जो लाइन गई है, वो हमारी, उस पर अब अगर हम इस पॉइंट को पी मानना है, यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एक परपेंडिकुलर इधर भी जा सकता है, परपेंडिकुलर और भी ढेर सारे बन सकते हैं अगर 3D में सोचें हम, क्योंकि ये लाइन है, सिर्फ एक लाइन है, लाइन पे तो आप घुमाते चले जाइए, ऐसे घुमा दीजिए लाइन को, इधर भी, पीछे की तरफ भी, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, तो ढेर सारे 90 डिग्रीज बन जाएंगे, है ना। तो सबकी बात नहीं करनी है, नॉर्मल्स तो कई सारे बनेंगे, लेकिन जो उनमें से स्पेशल नॉर्मल होगा वो क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं। तो उनमें से जो नॉर्मल इधर को जाएगा बच्चों, किधर को, इधर को, ये जो नॉर्मल जाएगा इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल, जो कि टेंजेंट पे होगा, टेंजेंट पे भी होगा और किस पे भी होगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे भी होगा। बात समझ आई, इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल नॉर्मल। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पीएन लिखा है मैंने, प्रिंसिपल नॉर्मल। अच्छा ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा भाई, इसे किससे लिखते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल को, एन कैप से, यही तो है हमारा एन कैप, ये टी कैप। अच्छा बात क्लियर है ये बात, हम्म, ठीक है। एक और चीज़, बाई नॉर्मल भी आप समझा देते हैं आपको। देखिए अगर बाई चांस मान लेते हैं कि एक टेंजेंट हमारा इधर को है, टी, टी कैप, ठीक है, एक हमारा नॉर्मल इधर जा रहा है बच्चों, एन कैप, एक ऐसा वेक्टर बनाए, एक ऐसा वेक्टर बनाए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा कैसे बनाया जा सकता है, ऐसा कैसे संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है, हम बताते हैं आपको। अगर आपने ऐसा कोई वेक्टर बनाया जिसको आप कहें कि, जैसे मैं बताऊं, तो अगर आप टी क्रॉस एन कैप करें अगर, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता था क्लास ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ में, अगर आपको क्लास ट्वेल्थ की बातें नहीं पता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसे भी बताया जाएगा अलग से, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ यहीं पे क्लियर करने की, कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता था, तो जिस वेक्टर से जिस वेक्टर की ओर, जैसे टी, टी कैप से एन कैप की ओर जाया जा रहा है, तो आप देखो ऐसे में क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है और उसकी डायरेक्शन जो होती है हमारे, उससे एक नॉर्मल वेक्टर निकलता है उसका, जो दोनों में 90 डिग्री बनाता है। तो इस वजह से जब ये बनेगा 90 और इससे भी बनेगा 90, दोनों 90 बनेगा, इससे जो हमारी एक लाइन निकलेगी, जो एक वेक्टर निकलेगा, वो हमारा बाई नॉर्मल होगा, वो भी एक नॉर्मल होगा, जो कि एन पे भी नॉर्मल होगा और टी पे भी नॉर्मल होगा। अब क्योंकि हम एन वाले को प्रिंसिपल नॉर्मल बोलते हैं, और जो बी आया है वो उन दोनों पे नॉर्मल है, इसलिए उसे हम बाई नॉर्मल बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो अब अगर ये इधर है, ये इधर है, तो हम कैसे आपको बना के दिखाएं, देखिए हम डॉटेड वैसे लेकर दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहीं से जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा वो आपका हो जाएगा बाई नॉर्मल। एक सेकेंड, यहाँ से ये पी पॉइंट से गया ऊपर की तरफ, और इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, बी कैप, जिसे आप क्या बोलोगे, बाई नॉर्मल, इसे क्या बोलोगे, बाई नॉर्मल। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 के लास्ट वीडियो में शायद बताया भी होगा, हो सकता है वहाँ पे क्लियर ना हुआ हो, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो देखिए डेफिनेशन अब लिख दूँ मैं, और लिखने के बाद पहले से लिखे रहूँ और आपको केवल पढ़ पढ़ के समझा दूँ, तो वो मेरा तरीका नहीं होता है, जब तक आपको कुछ हद तक मैं बता ना पाऊँ। और अभी मुझे लगता है कि इस तरीके से स्क्रीन पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 3D वेक्टर, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर, ये सारी चीज़ें पढ़ा पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं। तो स्क्रीन हमारी हमारी लैपटॉप की, चाहे मोबाइल की, चाहे किसी भी की स्क्रीन तो 2D होती है, तो उसमें आपको वो चीज़ें थोड़ा सा इमेजिन कर पाना मुश्किल होता है। तो मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर से, या फिर उसके बाद जो न्यू ईयर शुरू होगा नए बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे,
उसमें मैं आपको बोर्ड पर वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, सामने आने की कोशिश करूँगा, ठीक है, मे बी। और उसी के साथ साथ आपका जो भी रहेगा वो सामने आएगा, ठीक है। चीज़ें 3D में जब मैं सामने खुद आऊँगा तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स उठा करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनती है, अब देखिए आपके सामने डेफिनेशन बना रहा हूँ इसकी। किसकी डेफिनेशन? टी कैप तो जान ही रहे हो आप लोग। टी कैप क्या होता है? टी कैप की सिंपल सी डेफिनेशन है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग द कर्व। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है, यूनिट टेंजेंट, यूनिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका मॉडुलस क्या होगा? 1 होगा हमेशा। ये सारे के सारे मॉडुलस 1 वाले हैं। तो ये जो आया था हमारा, ये फिलहाल तो बी कैप के बराबर था। ये फॉर्मूला जो है एक तरीके से, ये फॉर्मूला है आपके सामने बच्चों। ये जितने भी फॉर्मूले बने ना, दीज ऑल आर टेकन एज स्टार, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा ये भी स्टार है। नॉर्मल लाइन कैन बी मेड इनफाइनाइटली बट टेंजेंट विल बी ओनली 1, यूनिट टेंजेंट अलोंग कर्व, अलोंग कर्व। अच्छा, ये तो ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी हमारी है एन कैप। एन कैप क्या होता है? एन कैप की सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। एन कैप होता है हमारा कि देखिए, नॉर्मल टू द टी कैप। अब टी कैप की जी आप वर्ड में क्या लिखोगे? नॉर्मल टू द यूनिट टेंजेंट अलोंग कर्व विच लाइज ऑन ओपी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे जो लाई करता है वो वाले नॉर्मल को लेना है, ठीक है। बाकी सारे कई सारे नॉर्मल बनेंगे, इधर बनेगा, इधर बनेगा, हमने बताया ना ढेर सारे बनेंगे। उसी पॉइंट पे कई सारे नॉर्मल बन जाते हैं। नॉर्मल ढेर सारे बनते हैं, इनफाइनाइटली मैनी बन सकते हैं, लेकिन उनसे लेना कौन सा है? सिर्फ एक ही लेना है। अब बाई नॉर्मल क्या होगा? बाई नॉर्मल की भी जो डेफिनेशन है बड़ी सिंपल सी है, यहीं पे लिख देता हूँ। आप सारी चीज़ों को अच्छे से नोट्स में लिखिएगा। बाई नॉर्मल क्या होता है बच्चों? बाई नॉर्मल होता है आपका, ध्यान सुनिएगा, बाय नॉर्मल हो गया आपका एक तरीके से यूनिट टेंजेंट वेक्टर और प्रिंसिपल नॉर्मल दोनों पर। ये वैसे नॉर्मल टू द, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसका प्रिंसिपल नॉर्मल बोलते हैं। मैंने लिखा है कि नहीं? हाँ, प्रिंसिपल नॉर्मल, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए प्रिंसिपल नॉर्मल टू द टी विच, ठीक है। ऐसा नॉर्मल जो सब पे ऐसा नॉर्मल जो टी पर नॉर्मल हो और ऑसिलेटिंग प्लेन पे लाई करे उसे प्रिंसिपल नॉर्मल यानी एन कैप बोलते हैं। बाय नॉर्मल किसको बोलेंगे? बाय नॉर्मल होता है द नॉर्मल ऑन एन कैप। अब एन कैप की जगह वर्ड लिख देंगे, क्या लिखेंगे? द नॉर्मल ऑन द प्रिंसिपल नॉर्मल एंड टी कैप एंड ऑन, इसे क्या बोलते हैं? एंड ऑन यूनिट टेंजेंट वेक्टर। मतलब इन दोनों में, दोनों के ऊपर जो नॉर्मल बनेगा उसे बाय नॉर्मल बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ये दोनों की डेफिनेशन है बच्चों, छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको दिमाग में रखने पे काम आएंगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक। इतनी चीज़ें तो पिछले चैप्टर की थोड़ी सी और क्लियर करनी बाकी रह गई थी, तो ये बताना मुनासिब था। जैसे कि आपको बाय नॉर्मल, क्योंकि आगे ये यूज़ होने वाला है, बाय नॉर्मल वर्ड जो है वो यूज़ होने वाला है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोगों ने कर्वेचर तो पूरा पढ़ लिया था, है ना? कोई दिक्कत? अब आइए टॉर्सन पढ़ते हैं। तो देखिए, टॉर्सन हो चाहे कप्पा हो, कप्पा के बारे में भी वही डेफिनेशन है। क्या है? कि अगर आपने डी टी को एस के रिस्पेक्ट में कर दिया तो भी उसे भी कप्पा कहते हैं। इसका मॉड ले लीजिए, या फिर इसे आप डी थीटा बाई डी एस भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों का ठीक। टॉर्शन को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। टॉर्क का भी फॉर्मूला डी थीटा बाई डी एस ही होता है, लेकिन अब ये कैसे होता है जरा समझते हैं, ध्यान से सुनेगा। हम लोगों ने जब ये कप्पा की बात की थी तो हमने टी से एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है, अर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर हमको इसी चीज़ को चेंज करना होगा। टॉर्क जो है हमारा, वहाँ पे जो कप्पा में था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा किसके अराउंड था? टेंजेंट के अलोंग। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ बाय नॉर्मल, बाय नॉर्मल यानी बी के अराउंड हमको चेंज में लेना होता है। यहाँ पे हमारे एक तरीके से डेफिनेशन क्या बनेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन
रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बाई नॉर्मल, ऑफ बाई नॉर्मल, बी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैसे और अच्छा लिखे, अर्क रेट ऑफ चेंज लिखें, मतलब कैसे कैसे अर्क भी बदल रहा है बाई नॉर्मल। वैसे क्या था, टेंजेंट के अकॉर्डिंग था कप्पा, और यहाँ क्या है हमारा, टॉर्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बी का चेंजमेंट देखा जाता है, वहाँ पे टी का चेंजमेंट देखा जाता था। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो चलिए देखते हैं। अब ये डी थीटा बाई डी एस, ठीक है, हमने क्या किया, हमने डी थीटा बाई डी एस की जगह डी एस की जगह डी बी कर दिया, और डी बी ऊपर भी कर दिया, अपॉन डी एस नीचे कर दिया। इसका भी मॉड हो गया। अब आपको पता है दोनों अलग अलग हो जाते हैं बच्चों, डी इतना और डी बी बाई डी एस, ठीक है। जैसे हमारा टी के रिस्पेक्ट में किया गया था, तो डी बी बाई डी थीटा बाई डी टी 1 हो गया था, वहाँ पे भी ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा 1 के इक्वल। तो हम टॉर्क हमारा जो होगा वो डी बी बाई डी एस के हो जाएगा इक्वल, वेयर आपको लिखना पड़ेगा बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी प्रूव करेंगे जैसा वहाँ किया था, डी बी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। हम आपको बताते हैं, वहाँ थोड़ा सा हम बना के बताते हैं कहाँ तक का, फिर उसके बाद आप स्वयं करके मुझे जो मैथ हमारा टेलीग्राम चैनल है वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन करके आप उसमें ज़रूर भेजेंगे मुझे कि इसका प्रूफ कैसे आप कर पाए। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है किसके केस में, कप्पा के केस में, कि डी थीटा बाई डी टी जो था वहाँ पे 1 कैसे प्रूव किया था। यहाँ पे भी मैं पहले वहाँ तक पहुँचा देता हूँ आपको। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपके सामने एक ये आ गया बच्चों, याद रखना है आपको, ये पार्ट आ रही बात समझ में, ठीक। देखिए कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़िए, जब तक बेस कंप्लीट नहीं होगा आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। तो उड़ा उड़ा के पढ़ाना हमारे जहन में नहीं है, उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, इतना तो पढ़ना है जिससे कि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब डी थीटा बाई डी बी हमें 1 प्रूव करना है, चलिए देखते हैं। अब देखिए समझते हैं, मान लेते हैं एक अर्क बना हुआ है, इतना सा ही एक कर्व बना दिया मैंने। अब उस पर हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे P है और एक पॉइंट यहाँ पे बच्चों Q है। P पर हमारा जो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बाई नॉर्मल एक हम यहाँ पे बना दिया, जिसे हम बी आई बोल देते हैं, चलो ठीक है। बी कैप बोलो, बी आई बोलो, आप समझ रहे हो बी आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में होगा, B1 आई B2 J B3 के ऐसे करके होगा, तो वो पूरा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब हमने क्या किया, अब ये पी से जब क्यू पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी हो गई चेंज, मान लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे अलग तरीके से चेंज करते हैं, मान लेते हैं बी की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक। पहले थी ये, पहली वाली यहाँ लिख दे रहे हैं बी आई, दूसरी वाली लिख देते हैं यहाँ पे बी आई, या बी कैप लिखो, बी आई लिखो, जो लिखो, बी आई प्लस डेल्टा बी आई, थोड़ा सा चेंज तो होगा ना बच्चों, ठीक। और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, क्यू है ना, यहाँ पे कर देते हैं आर और एस कर देते हैं, तो इस ट्राइंगल को हम यहाँ बना के दिखाते हैं आपको, ऐसे करके, ये गया इधर, ये गया इधर, ये क्यू है हमारा, ये क्यू है, ये आपका एस है, ये आपका आर है, एरो इधर इधर, इसे मिला दिया मैंने ऐसे। ये आपका मान लेते हैं चेंजमेंट जो एंगल में है वो डेल्टा थीटा है, और अगर आप देखें अगर, तो ये बी आई जो है यूनिट नॉर्मल, एक तरीके से ये भी नॉर्मल है, ठीक है, यूनिट बाई नॉर्मल वेक्टर है ये, ठीक है, फिलहाल इसे बोलते हैं। तो इसका मॉडुलस, और यहाँ पे देख लें बी आई प्लस डेल्टा बी आई, देखिए कुछ भी लिखिए, बी कैप लगा करके बी कैप प्लस डेल्टा बी कैप भी लिखेंगे तो भी बात वही पड़ेगी, गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हम अगर ये देखें आप, बिकॉज इस तरीके से बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली वही चल रहा है, बी आई की वैल्यू भी 1 होगी, और बी आई प्लस डेल्टा बी आई ये भी वैल्यू 1 रखेगा, काहे, क्योंकि ये क्या है, यूनिट नॉर्मल है, दोनों के दोनों नॉर्मल है ना, यूनिट ही तो है, यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर है, तो अच्छा ठीक है, तो दोनों की मॉडुलस सेम होगी। अब तो हम क्या लिखेंगे, सो हमारा जो पी क्यू आर, ये आर क्यू आर एस जो है हमारा, क्यू आर एस क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप अगर उसके किसी इस वाले वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, लेट से यहाँ पे एम है, ठीक,
इक्वली डिवाइड हो जाएगा। फिर आप क्या लगा दीजिए, अगर यहाँ पे आप देखें थोड़ी देर के लिए आपने इक्वली डिवाइड किया है तो एंगल भी तो डेल्टा थीटा बाई टू हो जाएगा। वही चीज़ करिए, क्या, साइन डेल्टा थीटा बाई टू। इसके बाद का प्रूफ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, साइन डेल्टा थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है आपका एस एम अपॉन, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है ना, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है आपका एस क्यू। तो यहाँ से साइन डेल्टा थीटा बाई टू जो है, अगर हम एस एम को पूरे का आधा लिख दें, यानी एस आर का आधा लिख दें तो चलेगा, एस आर बाई टू। और एस क्यू की वैल्यू है, एस क्यू का अगर मॉडुलस लिखे वैसे मॉडुलस वैल्यू लिखेंगे क्योंकि लेंथ है ना, तो 1 हो जाएगा। तो एस आर की वैल्यू कितनी आ गई, एस आर की वैल्यू आ गई, उधर भेजिए, 2 साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये क्या प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब इसको आगे जैसे आप बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, एस आर वैसे क्या है, आगे देखिए, क्या एस आर वैक्टर जो है, एस आर वैक्टर ये आ गया 2 साइन डेल्टा थीटा अपॉन टू। एस आर को अगर आप, ये वेक्टर है मान लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा वेक्टर है, तो इसको अगर हम बनाना चाहें वेक्टर, तो ओ आर माइनस ओ एस, मतलब बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, 2 साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ठीक है, ओ आर, अगर ओ आर आप देखें ध्यान से, तो ओ आर वेक्टर क्या है, ओ आर वेक्टर आपका बी वेक्टर है ना, और दूसरा वाला क्या है, बी आई प्लस एस बी, ओ एस वेक्टर, है ना, दो अलग अलग वेक्टर हैं। चलिए रख दीजिए वैल्यू, ओ आर है आपका बी वेक्टर, और ये मैं तो आई लिख रखा हूँ, कैप भी लिखे हैं, माइनस बी आई और प्लस डेल्टा बी आई। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस की थोड़ी सी डिफरेंस आ गई है। अच्छा हाँ ठीक, देखिए कैसे, अगर आप लिखें इसको, इसको ऐसे अगर हम लिखेंगे तो वेक्टर की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। वैसे नेगेटिव साइन का उतनी कोई दिक्कत तो नहीं पड़ने वाली, मैं आपको ऐसे भी प्रूव कर देता हूँ। पिछले वाले में भी थोड़ा सा अलग किया था, यहाँ पे भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी वैसे कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं सर आप एक ही तरीके से कराया करिए। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ये देखिए आएगा तो फिलहाल वही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे वैसे ही करके दिखाता हूँ आपको, रुकिए। ये इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, फिर अगर हम लिखें कि देखिए अभी ऐसे बना हुआ था ना, इस तरीके से देखिए, ऐसे ऐसे, और ये आया नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन अगर ये ले ली जाए। ठीक है, तो आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ये क्यू है, ये आर है, एस, क्यू आर एस कहाँ है भाई, आर नीचे एस ऊपर, आर नीचे एस ऊपर। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको वेक्टर जो एडिशन होता है ट्राइंगल में, वो क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जैसे आप क्या गए, क्यू से एस गए, फिर एस से आर गए, तब जाकर के आप इसे क्यू आर लिख पाएंगे। जरा देखिए ध्यान से, क्यू से एस गए, एस से आर गए, तब से आप क्यू आर लिख पाएंगे। मिडिल वाला कट जाता है, लास्ट वाले बच जाते हैं, बात वही है। अच्छा ठीक, क्यू एस क्या है, क्यू एस था हमारा बी, बी आई लिख लो भाई, बार बार क्या पा रहा है, बी प्लस डेल्टा बी आई, एस आर, एस आर तो फाइंड आउट करना है भाई, है ना। और क्यू आर क्या है, क्यू आर हमारा है बी वेक्टर, है कि नहीं, बी वेक्टर, बी नहीं बी आई है। तो अगर देखें तो ये बी से बी कैंसिल हो रहा है, और एस आर अगर देखें तो एस आर क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा बी आई। लेकिन अब यहाँ पे भी माइनस आ गया, वहाँ पे तो नहीं आया था, हमने माना ही इस तरीके से। आप इसका मॉड ही तो लोगे, मॉड ही तो लोगे इसका। तो जैसे मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड इधर क्या, क्योंकि लेंथ ले रहे हो ना, तो लेंथ लोगे तो पॉजिटिव तो बना ही देगा, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, अब इसको जरा उठा करके इक्वेशन 1 में रखो, पुट इन 1। जैसे आप पुट इन 1 करोगे तो डेल्टा बी आई मिलेगा वहाँ से, इज इक्वल टू 2 साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब एक काम करो, दोनों तरफ डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइड करते हैं, देखिए यही सेम काम उसमें भी किया था। डेल्टा बी आई होगा डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, आप और दोनों तरफ लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, और राइट हैंड साइड में भी लिमिट कर देते हैं, लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, और 2 साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और अपॉन में डेल्टा थीटा। अब ये 2 चला जाएगा नीचे, तो ये भी बाई 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, तो जैसे आप ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। और ये लिमिट जब भी लिया जाता है तो डिफरेंशिएशन में बदल जाता है, डेल्टा बी आई बाई डेल्टा थीटा। ठीक है, अब इसे आपको पता होना चाहिए, एक और छोटी सी कंडीशन है
कि चाहे जब सिंगल डिफरेंशिएशन होता है उसका आप उल्टा भी लिखोगे तो भी सही आएगा। आई बात समझ में? अब देखिए एक बात, तो देखिए ज़रा, जब भी सिंगल डिफरेंशिएशन होता है तो चाहे आप उसे उल्टा भी लिख सकते हैं तो दोनों सेम आएगा, ठीक है। डी बी बाई डी थीटा लिखिए चाहे डी थीटा बाई डी बी लिखिए, बात एक ही है। अब अगर इसे आप वापस से जाएं जहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे थे वहाँ पे अगर रखें तो देखिए आपका आंसर प्रूफ हो चुका है। मैंने क्या बोला था, इसे 1 प्रूफ करना था ना, तो देखिए ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। अब देखिए बार बार मॉडुलस लिख भी रहे हो नहीं भी लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा अंडरस्टूड है, जब आप लेंथ की बात करोगे तो ऑटोमेटिक वो 1 हो जाएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है आपके सामने, यहाँ पे आई लगा दिया तो वेक्टर हो गया, और जैसे आपने आई हटाया यानी मॉड लिया तो आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया। आई बात समझ में? इसलिए हमारा टॉर्क क्या प्रूव होकर के आ गया, टॉर्क प्रूव होकर आ गया डी बी बाई डी एस। आई बात समझ में? तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्शन का फॉर्मूला प्रूव होके आ गया। आपको पता होना चाहिए जो हमारा कर्वेचर होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टी होता है, यानी यूनिट टेंजेंट वेक्टर के अलॉन्ग होता है, लेकिन जो टॉर्जन होता है बस डिफरेंस इतना ही सा होता है कि वो हमारा ये जो अलॉन्ग विद द यूनिट बाई नॉर्मल वेक्टर के उसके अलॉन्ग होता है। ये बात क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कर दें आपके लिए रेडियस ऑफ टॉर्जन, एक छोटी सी और चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर था तो 1 अपन कप्पा कर दिया गया था जिसे रो से रिप्रेजेंट कर रहे थे। रेडियस ऑफ टॉर्शन क्या होगा, बिल्कुल वही है, सेम चीज़ है। रेडियस ऑफ टॉर्शन जो होगा वो आपका आ जाएगा, वो भी कुछ वैसे वो सिग्मा बनाएगा, वहाँ पे रो था यहाँ सिग्मा बनाया जाएगा, ये 1/टॉर्क के इक्वल आएगा। ठीक है, ये दोनों ये सारी चीज़ें आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। ठीक है, बहुत जल्द चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू अपलोड किया जाएगा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था कर्व्स इन स्पेसेस। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है, वो सारे बुक में आपके नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन बाकी अरेंज किए गए आपके लिए, आपके पेड कोर्स के लिए। तो जितने लोगों ने पेड कोर्स लिया है वो लोगों को एमसीक्यू बहुत जल्द मिलने वाला है। जिन्होंने नहीं लिया वो चाहते हैं तो वो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ मुझसे ले सकते हैं। I will tell you the process how to purchase that course. The course amount is very genuine, which is of 299, सिंगल टाइम पेमेंट है, तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एक थ्योरम देख लेते हैं, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की जो एक फॉर्मूले हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेरेट फेरनेट फॉर्मूला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि अ गिवन कर्व, थ्योरम है, अ गिवन कर्व इज अ प्लेन कर्व इफ़ एंड ओनली इफ टॉर्क इज 0 एट ऑल पॉइंट। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पे लिखना है। इसे इफ़ एंड ओनली इफ़ को बच्चों दो तीन इस प्रूफ को दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है। आई डबल एफ ही हो सकता है, आई डबल एफ का भी वही मतलब होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट का भी मतलब वही होता है, बोथ साइड इम्प्लीकेशन का भी मतलब वही होता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, आप इसे दिमाग में रखें। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में अगर बोला है कि वो एक प्लेन कर्व है तो प्लेन कर्व की जो इक्वेशन होगी बच्चों वो किस तरीके की होगी, जो हमारा बी आई होगा, प्लेन कर्व कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ठीक है, तो बी आई जो होगा वो, अब प्लेन कर्व है, प्लेन कर्व में ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और आपको पता है कब जो हमारा टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे विद रिस्पेक्ट टू एस आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सी आई को, सी आई तो एक कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा, तो टॉर्क 0 आ गया। अगर आप इसे उल्टा लें कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली लें अगर आप, तो टॉर्क अगर आप 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, डी बी आई अपॉन डी एस 0 ले रहे होंगे। ठीक है, तो जब ये 0 ले रहे होंगे आप, तो ऐसे कब हो सकता है, इंटीग्रेट करेंगे, जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी जो हमारा होगा वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट। अब सी लिया तो सी ही ले लो, तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट है इसका मतलब ये क्या है, एक प्लेन कर्व है। प्लेन कर्व, प्लेन कर्व में या प्लेन कर्व हमेशा कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे इस चैप्टर के। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।